एसआईआर मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को वैध ठहराया है। कोर्ट ने इसे चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार माना है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने बड़ा फैसला लिया है। एसआईआर के खिलाफ सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया। लगातार जब से देश में एसआईआर का प्रोसेस शुरू हुआ है तब से एसआईआर का विरोध बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारी ऑपोजिशन में बैठी पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में एसआईआर जिस प्रोसेस से हो रहा है वो नहीं है। चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सकता। इस तरीके की याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन ऐसी सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैध ठहराया है। कोर्ट ने इसे चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार माना है, यानी वोटर लिस्ट को व्यवस्थित करना, कौन से वोटर्स नहीं हैं उनके नामों को काटना, उनका पुनरीक्षण करना, ये सब चुनाव आयोग के अधिकार में है। एसआईआर प्रक्रिया को चैलेंज करने वाली जो याचिकाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। दौसा जिले के लालसोट उपखंड क्षेत्र में खटवा रोड स्थित दंड की ढाणी में अंबेडकर मूर्ति स्थापना को लेकर हुए हिंसक बवाल के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह विवाद जमीन को लेकर शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते उग्र रूप धारण कर गया। घटना के दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस को हवाई फायरिंग और रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। इसके बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी राम स्वरूप बैरवा, हनुमान बैरवा और रवि को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है, जबकि कमलेश बैरवा और नाथू बैरवा को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। इस प्रकरण में पुलिस ने राजकार्य में बाधा, पुलिस पर हमला और शांति भंग समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं अब खबर जोधपुर से है, जहां पर यौन उत्पीड़न के मामले में हाईकोर्ट का फैसला। आसाराम को गैंगरेप के आरोपों में एक फौरी राहत मिली है। आजीवन कारावास की सजा बरकरार रहेगी। वहीं आरोपी शरद और शिल्पी को बरी किया गया। जस्टिस अरुण मोंगा एवं जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डबल बेंच ने फैसला सुनाया है। उम्र कैद की सजा के खिलाफ ये याचिका दायर हुई थी और अभी फिलहाल उम्र कैद की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखा है। तो आजीवन कारावास की सजा रहेगी बरकरार। वहीं आरोपी शरद और शिल्पी को बरी किया गया। आसाराम के मामले में जोधपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। आसाराम समेत कई अनुयायियों ने उम्र कैद की सजा को चैलेंज करने वाली याचिका दायर की थी, लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। गैंगरेप के आरोप में आसाराम को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला। उम्र कैद की सजा बरकरार, आजीवन कारावास की सजा रहेगी बरकरार। कोर्ट ने फैसला लिया है आसाराम की उम्र कैद को लेकर। अभी फिलहाल कोई पशुपेश की स्थिति ना रहे किसी के भी मन में, इसीलिए कोर्ट ने साफ क्लियर कर दिया है उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। जस्टिस अरुण मोंगा एवं जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डबल बेंच ने फैसला सुनाया है। उम्र कैद की सजा के खिलाफ याचिका दायर हुई थी। तो यौन उत्पीड़न के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अभियुक्त आसाराम की जो दोष सिद्धि थी उसको यथावत रखा है। कुछ धाराओं को जरूर हटा दिया गया है, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र 120B का जो चार्ज था, कॉमन इंटेंशन धारा 34 IPC का जो चार्ज था, एक गैंग रेप का जो चार्ज था, क्योंकि
2 अन्य सह अभियुक्तगण संचिता और शरद उनको जो है बरी कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जब उनको बरी कर दिया गया है तो किसी भी सूरत में अभियुक्त आसाराम का गैंग रेप में कोई कन्विक्शन नहीं हो सकता था और न ही उनको धारा 120 बी आईपीसी और सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड में दोषसिद्धि की जा सकती थी। जहां तक रही बात अन्य धाराओं की, तो 3/4 पॉक्सो एक्ट, धारा 376, 376 2F, 354 और 342 अन्य कई धाराओं, सेक्शन 23 जेजे एक्ट, इन सब धाराओं में जो माननीय विचारण न्यायालय द्वारा जो आसाराम की दोष सिद्धि की गई थी, उस दोष सिद्धि को यथावत रखते हुए उन्हें शेष प्राकृतिक जीवन के अंतिम सांस तक की सजा भुगतने का जो आदेश माननीय विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया था, उसको यथावत रखा गया। हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके हैं इस खबर पर, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रदीप, पूरे मामले में अभी फिलहाल उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई है, लेकिन यहाँ पर राहत की बात जो कही जा रही है कि कोई राहत मिली है आसाराम को, वो किस तरीके की राहत है? जी नंदी, अवश्य जिस तरह से बात की जाए यौन शोषण मामले के आरोप में आसाराम जी जो जमानत पर चल रहे थे, उसी को लेकर एक फैसला जो आना था, जो 20 अप्रैल को फैसला जो रिजर्व रखा गया था, उसी को लेकर आज जिस फैसले का इंतजार था, उसमें शरद को राहत मिली है। लेकिन आसाराम के लिए एक आंशिक राहत है, जिसमें आसाराम को तुरंत प्रभाव से सरेंडर करना होगा और आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो कोर्ट का क्या रुख रहता है। आज हाईकोर्ट की डबल बेंच थी, तो डबल बेंच में अरुण मोगा और योगेंद्र पुरोहित की बेंच में जिस तरह से मामले की सुनवाई हुई थी और जो फैसला रिजर्व रखा गया था, उसी पर आज ये सुनवाई हुई है और फैसला अहम फैसला निकल कर सामने आया। जी चलिए, शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आसाराम की सजा, उम्र कैद की सजा रहेगी बरकरार। यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। वहीं राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सुजानगढ़ क्षेत्र में मूंगफली की कथित नकली और घटिया बीज के बड़े खेल का खुलासा करते हुए करीब 50 करोड़ रुपए के संदिग्ध बीज पर कार्रवाई की है। जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने बताया कि गुजरात की गजराज और ग्रीन गणेश नाम की 2 फर्मों के बिल बीकानेर, बज्जू और नोखा के मिले हैं, लेकिन माल सुजानगढ़ में रखा मिला, जिस पर गंभीर संदेह पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि संबंधित फर्में ई-वे बिल और परिवहन दस्तावेज तक प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। मंत्री के अनुसार ये साधारण मूंगफली है, जिसे सर्टिफाइड बीज बताकर किसानों को महंगे दामों में बेचने की तैयारी थी। फिलहाल बीज की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और सैंपल लेकर लैब जांच और जीओटी टेस्ट कराए जाएंगे। जांच में गड़बड़ी सामने आने पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, सीड एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैंपल लेंगे, सैंपल की जांच होगी, जब तक जांच सैंपल की नहीं आएगी तब तक सेल बंद रहेगी और माना सैंपल फेल हो गया तो आईपीसी बीएनएस में ऑफेंस दर्ज होगा उनके खिलाफ। तो क्या लगता है सर, ये जो स्टॉक किया गया है ये व्यापारियों को बेचने के लिए किया गया था? व्यापारियों को नहीं, किसानों बीज के रूप में जो इन्होंने ये सर्टिफाइड बीज है। डॉक्टर साहब, ये थे किरोड़ी मीणा कृषि मंत्री। वाली बात है, जो बीज किसानों को देने थे वो बीज आज मुख्य रूप से इन गोदामों में मिले हैं। वीडियो लक्षित के साथ प्रदीप जोशी, सच में धड़क, जोधपुर। वहीं जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी थाना पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटी वेनम अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने स्मैक के साथ एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 15.16 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। मुखबिर की सूचना के आधार पर चंदवाजी थाना प्रभारी प्रोबेशनर आईपीएस नितिन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने आरोपी को पीछा कर पकड़ने पर उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से प्लास्टिक की थैली और अवैध स्मैक बरामद हुआ है। सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश ने पुलिस टीम के साथ मिलकर निम्स यूनिवर्सिटी के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चंदवाजी थाना इलाके के जुगलपुरा निवासी श्यामलाल नायक के रूप में हुई है। अब पुलिस उससे पूछताछ में स्मैक सप्लाई के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पूछताछ में जयपुर में तस्करी के नेटवर्क के बारे में कई अहम जानकारी हाथ लगने की संभावना है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान एंटी वेनम के तहत चंदवाजी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है। व्यक्ति का नाम श्यामलाल नायक है। इसके पास 15.16 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक मिला है, जिसको हमने जब्त किया है, इसको गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसएचओ जम्मू रामगढ़ के पास ली गई है।
स्मैक की बाजार कीमत लगभग कितनी होगी? जो हमने 15 ग्राम स्मैक पकड़ी है, इसकी बाजार की कीमत 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख। पाली के जिला मुख्यालय स्थित बांगड़ अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्ची को गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 5 कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार कर्मचारियों को हटाने और एपीओ करने के आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार एक रेजिडेंट डॉक्टर और एक नर्सिंग ऑफिसर को एपीओ किया गया है, जबकि एक लैब टेक्नीशियन और एक असिस्टेंट को कार्य मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा स्थायी लैब टेक्नीशियन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए निदेशालय को पत्र भेजा गया। घटना सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन की ओर से संकेत दिए गए हैं कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। धौलपुर शहर में लगातार बढ़ रही जाम की समस्या को देखते हुए बुधवार को ट्रैफिक पुलिस और नगर परिषद की ओर से संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत दुकानों के बाहर सड़क तक फैला सामान हटवाया गया और दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में सड़क पर तख्त, सामान या फिर अन्य सामग्री रखी गई तो कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान हनुमान तिराहे से शुरू होकर जगन टॉकीज और हरदेव नगर तक चलाया गया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण हटाए गए, जिससे बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था काफी हद तक सुचारू नजर आई। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कई स्थानों पर दुकानदारों द्वारा सड़क घेर लेने से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। आमजन को राहत दिलाने और शहर को जाम मुक्त बनाने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया है। झुंझुनू जिले से जहां पर खेतड़ी कस्बे में खेतड़ी ट्रस्ट द्वारा जयनिवास कोठी के पास आम रास्ते पर लगाई गई दीवार को खेतड़ी न्यायालय के आदेश पर तोड़ दिया गया। न्यायालय के आदेश के बाद तहसीलदार सुनील कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी की सहायता से दीवार को हटवाकर रास्ता खुलवाया गया। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका कर्मचारी एवं खेतड़ी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। गौरतलब है कि भोपालगढ़ गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए गेट और बैरिकेड्स हटाने और जयनिवास कोठी के पास सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध किए जाने के विरोध में खेतड़ी जन सेवा समिति पिछले करीब 2 महीने से उपखंड कार्यालय के सामने धरना दे रही है। इन मांगों को लेकर 2 बार संपूर्ण खेतड़ी बाजार भी बंद रहा। जयनिवास कोठी के पास ट्रस्ट द्वारा बनाई गई दीवार का मामला खेतड़ी न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद दीवार हटाने के आदेश जारी किए, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। खेतड़ी जन सेवा समिति के संयोजक गोकुल चंद सैनी ने न्यायालय के फैसले को न्याय की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि समिति लंबे समय से आम रास्ता खुलवाने की मांग कर रही थी। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश पर दीवार हटना जन सेवा समिति की पहली जीत है। आज से 4 महीने पहले एसडीएम कार्यालय से एसडीएम साहब ने अतिक्रमण मानते हुए इस दीवार को तोड़ने का आदेश कर दिया गया था, लेकिन ट्रस्टियों के द्वारा और न्यायालय के अंदर उन्होंने अपना एक केस दायर किया, उसमें उनको स्टे मिला। आज 4 दिन बाद में हम फिर भी आज शांति से गांधीवादी तरीके से यहाँ धरने पे बैठे रहे और न्यायालय पे हमें भरोसा था कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, तो आज वो एक सच्चाई की जीत हो गई और हमारे एसडीएम साहब का जो दिया हुआ फैसला उसको जुडिशल से इधर से जो हमारा जो मान्य ये कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसकी हम सराहना करते हैं और एसडीएम साहब की भी सराहना करते हैं। उन्होंने तुरंत प्रभाव से आदेश दिया कि जो एसडीएम साहब ने आदेश दिया है। वहीं जैसलमेर से खबर है, जहां पर पद्मश्री 2026 से नवाजे जाने के बाद तगाराम भील पहुंचे जैसलमेर। रेलवे स्टेशन पर अलगोजा वादक तगाराम भील का हुआ भव्य स्वागत। ढोल नगाड़ों की धुन पर मालाएं पहनाकर प्रशंसकों ने किया स्वागत। युवाओं ने कंधों पर उठाकर जताई खुशी। लोक वाद्ययंत्र अलगोजा के माध्यम से देश भर में पहचान बनाने वाले तगाराम भील का स्वागत हुआ है। थार की लोक संगीत संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई। जैसलमेर में खुशी और गौरव का माहौल। तगाराम भील के स्वागत में उमड़ा समूचा जैसाण। वहीं झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे के वार्ड संख्या 33 स्थित राजपुरा मोहल्ले में बेशकीमती जमीन पर कथित अवैध कब्जे और अतिक्रमण के विरोध में स्थानीय लोगों ने आवाज बुलंद की है। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और प्रवासी परिवार विधायक पितराम काला के नेतृत्व में
तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार सोनू आर्य को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि खसरा संख्या 833 और 942 की भूमि पर लंबे समय से करीब 45 परिवार निवास कर रहे हैं। इन परिवारों के पास बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के कनेक्शंस भी हैं। वार्ड वासियों का आरोप है कि कुछ समय से कुछ भूमाफिया और असामाजिक तत्व क्षेत्र की बेशकीमती सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कथित रूप से कुछ लोग क्षेत्र के निवासियों विशेषकर महिलाओं को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन रहा है। ज्ञापन में कुछ व्यक्तियों पर आपसी साठगांठ कर जमीन पर कब्जा करने के प्रयास के आरोप भी लगाए गए हैं। वार्डवासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो क्षेत्र की कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। ये जितने मजदूर वर्ग है, गरीब लोग हैं जो 80-80 वर्षों से रह रहे हैं, उनको किसी प्रकार से उखाड़ा नहीं दिया जाए, इसका सर्वे करवाया जाए। नगर पालिका के द्वारा सड़कें बनाई हुई हैं, इनके पास बिजली पानी के कनेक्शन है और जिन लोगों ने पट्टे भी लिए, कुछ ने क्या है कि पैसे दे के जमीन खरीदी हुई है लगभग ने, तो इस प्रकार का जो अन्याय है इसके विरुद्ध तहसीलदार को ज्ञापन दिया है और तहसीलदार को ये कहा है कि आप इसका सर्वे करें और सर्वे करके एसडीएम को रिपोर्ट दे, कलेक्टर को रिपोर्ट दे। उसके बाद में कलेक्टर साहब से हम ये आग्रह करेंगे कि गरीब और जो मजदूर वर्ग है उसको न्याय दे, और फिर भी यदि न्याय नहीं मिला तो हम सड़क से लेकर राजस्थान विधानसभा की जो सदन है उस तक इसके लिए संघर्ष। सीकर जिले के मंडावरा क्षेत्र स्थित कुल्हरियों की ढाणी में रास्ते के पुराने विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोगों के बीच हिंसक झगड़े का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने बताया कि उसका परिवार मूल रूप से कुल्हरियों की ढाणी का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में दिल्ली में रहता है। गांव में उनका पैतृक घर होने के कारण परिवार का आना जाना लगा रहता है। पीड़ित के अनुसार गांव में एक रास्ते को लेकर पिछले 25 से 30 वर्षों से विवाद चल रहा है और उनका परिवार उसी रास्ते से आवाजाही करता रहा है। आरोप है कि परिवार के कुछ लोगों ने रास्ता बंद कर दिया, जिसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। युवक का आरोप है कि 25 मई को करीब 10:30 बजे 10 से 15 लोगों ने अचानक उनके परिवार पर हमला कर दिया। हमले में मां, पिता और ताऊजी के बेटे समेत कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उसके पिता पिछले 2 दिनों से सीकर के एसके अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनके सर और चेहरे पर गंभीर चोटों के चलते टांके लगाए गए हैं। पीड़ित पक्ष ने सुरेंद्र कुल्हरी, राजू कुल्हरी और मुकेश कुल्हरी समेत अन्य लोगों पर हमले में शामिल होने का आरोप लगाया। मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दी गई है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। बारां जिले के अंता कस्बे में ईद पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर थाना परिसर में आयोजित सीएलजी बैठक के दौरान क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याएं उठाई गईं। बैठक में अवैध खनन का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। पूर्व प्रधान दुर्गा शंकर मीणा ने देवपुरा बंजारा स्थित देव नारायण मंदिर के पास हो रहे पत्थरों के अवैध खनन पर चिंता जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूर्व पार्षद यशपाल नागर ने तड़काव क्षेत्र से अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के मोहल्लों से गुजरने पर रोक लगाने की मांग उठाई। बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने, आवारा मवेशियों पर नियंत्रण लगाने और कानून व्यवस्था मजबूत रखने समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। बैठक में एसडीओ हवाई सिंह यादव, डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह आड़ा, थानाधिकारी भूपेश शर्मा समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सरदार शहर से इस वक्त की बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई, पेपर लीक और बिजली पानी संकट को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उपखंड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राजवी ने किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और भीषण गर्मी में बिजली पानी संकट से आमजन परेशान है। किसानों के जले ट्रांसफार्मर समय पर नहीं बदले जाने से फसलें खराब हो रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होने पर राज्यव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।